गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो है कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमेशा की तरह 15 क्वेश्चंस करेंगे। आज भी 15 क्वेश्चन ही करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सबको पता ही है। हम लोग अभी तक पता नहीं लगभग 54 तक जो है वो पहुँच चुके हैं। 53 हमने कर लिए है, आज हमारा 53वां नहीं 53वां जो है वो पेपर सेट है। तो आपने 53 अगर 53 अगर आपने पेपर सेट पहले पढ़े हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है वो भंडारित होता है। कहाँ भंडारित होता है बताइए। ऑप्शन है यकृत, त्वचा, फुफ्फुस एंड वक्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बस एक चीज ध्यान में रखनी है जो हर बार बता दो। हाँ, सिकराला जाट जय हो, जय हिंद भाई, जय हिंद। रोहित शर्मा राम 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 राम, आप सभी को मेरा राम राम, जय हिंद, जय गुरुदेव। ओके चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चंस का आंसर भेजो भाई। अचल सिंह गुड मॉर्निंग, पूरन सिंह ए, किशन सिंह ए आंसर आ रहा है, यानी कि यकृत में। हाँ भाई, अब इसमें तो अपने कोई सर ये क्वेश्चन में तो मोने कोई टेंशन नहीं है भाई। क्यों सर? इसलिए कि भाई सीधी सी बात है कि इसको हम लोग अपने शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं, शरीर की प्रयोगशाला। तो भाई एक चीज तो ध्यान में रखना है कि जो भी भंडारित होगा वो लेबोरेटरी में तो होगा। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसका आंसर आपको नहीं पता है, फिर भी अगर ऑप्शन में लिवर आया है और हमें पता है ये प्रयोगशाला है, तो भंडारित जो होता है वो लेबोरेटरी में ही होता है, इसलिए इसका आंसर भी यकृत ही होगा। ओके ओके भाई, चलो आगे चल अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2। अधिरक्त स्त्राव यानी कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है? एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवांशिक विकार रोग। देख लो भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर है तो बहुत अच्छा, पर हम सबको आता है इसका आंसर, है ना? आता है ना? तो आता है तो भाई जल्दी से आंसर दो क्वेश्चन का, ठीक है? आता है तो भाई जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या होगा? सेकंड में डी आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा भाई, जल्दी से। ओके, किशन सिंह, अचल सिंह भाई, ऐसे क्वेश्चनों में तो हमें पता है कि आप गलत आंसर तो दोगे ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई बात समझ में? चलो, हम लोग कहते हैं इसका क्या होगा, एक आनुवांशिक विकार रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दो, एक आनुवांशिक विकार। आई बात में, अधिरक्त स्त्राव यानी कि हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया एक क्या है, आनुवांशिक विकार रोग है, बराबर ना? तो ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे चले, हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। श्वसन से मानव शरीर में होता है, क्या होता है? श्वसन से मानव शरीर में होता है वर्दी, ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या उपयुक्त सभी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो चलो देखते हैं हम लोग। ओके, श्वसन से मानव शरीर में होता है वर्दी, ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, उपयुक्त सभी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। श्वसन से मानव शरीर में क्या होता है? तो भाई थर्ड का आंसर ए आया है, यानी कि वर्दी। डी आंसर भी आ रहा है, MS चौधरी, किशन सिंह, डी उपयुक्त सभी। तो अरे भाई, अरे मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अपने रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। चलो भाई, ये तो पेन सही चल नहीं रहा है, पेन चेंज कर देते हैं। ये लो भाई, ये लो। ओके, श्वसन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करता है
और बदले में हमारे क्या बनाती है, एटीपी के रूप में हमें 36 से लेकर 38 एटीपी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। तो एक बात बताओ, इसके अंतर्गत हो क्या रहा है, और ग्लूकोज जो है वो टूट करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है, एक तो हमें एनर्जी देता है और एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। आई बात समझ में? तो ग्लूकोज का हो क्या रहा है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ग्लूकोज का यहाँ निर्माण कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है वो इस ग्लूकोज से तो क्रिया कर रही है, ग्लूकोज का निर्माण थोड़ी कर रही है, ग्लूकोज को तो तोड़ रही है। जो अपने शरीर में रोटी खाने से जो एनर्जी बन रही है उसको तोड़ रही है और तोड़ करके हमें एटीपी के रूप में एनर्जी दे रही है। तो इस ग्लूकोज का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, निर्माण कहाँ हो रहा है, निर्माण तो हम लोग रोटी खाएंगे तब होगा, खाना खाएंगे उस समय होगा, और श्वसन की क्रिया में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी एटीपी के रूप में। आई बात समझ में? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। भाई ठीक है रे, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। जय हिंद। चलो ठीक है। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन, सेलुलोज, वसा एंड न्यूक्लिक अम्ल। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन, सेलुलोज, वसा एंड न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन सा होगा भाई? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। ओके, कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। शाबाश। तो प्यारे विद्यार्थी, जी हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अधिकांश ने तो जो है वो आंसर भी दे दिया है। ठीक है, हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और ये क्वेश्चन जो है आपको करके लेके आना है अपने, जब ये वीडियो खत्म हुए तब आपको जो है इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है वो किसने की? डाल्टन, रॉन्टनजन, रदरफोर्ड एंड विलार्ड, किसने की भाई? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो भाई, किसने की? 5 है, जल्दी से, बहुत अच्छा, सी आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से आंसर भेजो भाई। शाबाश, वेरी गुड। ओके, सबका आंसर आ चुका है भाई। डी आंसर तो होगा नहीं, ठीक है ना, विलार्ड नहीं होगा भाई, रदरफोर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अरे कई बार बताया है इसको मैंने, प्रैक्टिकली रूप से हम लोगों ने जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मतलब बताया था कि कैसे हुआ था कि भाई एक ये इस प्रकार से ऋणावेश, इस तरफ से यहाँ पे धनावेश, फिर इसने जो है एक यहाँ पर यूरेनियम की प्लेट रखी थी, फिर इसने यहाँ से ऐसे प्रैक्टिकल किया था। ये प्रैक्टिकल किसने किया था? तो रदरफोर्ड एंड सोडी ने किया था, रदरफोर्ड एंड सोडी। तो ये प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल के जरिए जो है वो किसका निर्माण हुआ था? तो अल्फा बीटा और गामा किरणों का निर्माण हुआ था। आई बात समझ? ये किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। आई बात समझ? ओके, आगे चले अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो अब ये बताओ भाई, गामा किरणों की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भाई, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भाई, क्या होगा? गामा किरणों की खोज किसने की भाई? किशन सिंह, धर्मेंद्र सिसोदिया, सी। हाँ जी, रोंटनजन ने की भाई। सीधी सी बात है कि इस वैज्ञानिक, देखो गामा किरण के बारे में जो है वो रदरफोर्ड ने भी बताया था, आई बात समझ में। लेकिन इसकी खोज करना हम लोग जो है रोंटनजन को भी कहते हैं, आई बात समझ, रोंटनजन को भी कहते हैं। लेकिन एक चीज अपने ध्यान में रखना है, ओके, ए बी 6 जी नहीं। अब देखो, इसने रोंटनजन ने भी बताया था, लेकिन रोंटनजन जो है ना, इसने एक्स किरणों की खोज की थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आई बात समझ में। बाकी रदरफोर्ड एंड सोडी जब ये प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने जो अपने सीधी किरणें निकल गई थी, उन किरणों को इन्होंने क्या कहा था? तो इन किरणों को इन्होंने गामा किरण कहा था, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसलिए रदरफोर्ड को ही हम लोग जो है इसका मानते हैं गामा किरणों की खोज, बराबर, यस, ये चीज ध्यान में रखना। रोंटनजन जो है वो अपने एक्स किरणों की खोज के लिए माना जाता है, और रोंटनजन ने किया था लेकिन नाम नहीं दिया था, ये चीज ध्यान में रखना, ओके। इसने ये जरूर कहा था कि भाई न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के जरिए तो जो है वो रदरफोर्ड एंड सोडी ने ही बताई थी, ये चीज ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 7, उष्मा का एसआई में मात्रक है, उष्मा का एसआई में मात्रक है, क्या है? जूल, ऊर्जा, वॉट एंड न्यूटन। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपने 7 का आंसर दो भाई, उष्मा का मात्रक क्या होता है? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, उष्मा का एसआई में मात्रक क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें अच्छी तरीके से पता है कि सामान्यतः जो है वो जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है, कि भाई कार्य का मात्रक कौन हो गया? जूल, आई बात में। ऊर्जा ये और वॉट जो होता है वो अपने शक्ति का मात्रक होता है, आई बात समझ में। और न्यूटन जो होता है वो अपने और किसके मात्रक, हम लोग कह सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? तो अपने न्यूटन होता है, वेरी गुड, शाबाश। तो और ऊर्जा का तो आपको पता ही है कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का खुद का मात्रक जो है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, और हम लोग ये कहते हैं कि उष्मा का मात्रक, ये तीनों ही मात्रक जो है वो किसके होते हैं? सामान्यतया जूल होते हैं, आई बात। मेरे कहने का मतलब है ऊर्जा, कार्य और उष्मा, इन तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वॉट जो होता है शक्ति का मात्रक है, और ये सबसे छोटा मात्रक है, ये भी चीज ध्यान में रखना। शक्ति का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? तो भाई वॉट है। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, ये हमको पता है पहले से ही, बराबर, यस, चलो ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आता है 8 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से, इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष जो है वो किसके कारण होता है? तो भाई जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है प्रकाश तरंग संबंधित जो घटनाएं थी, उस घटनाओं के कारण घटनाओं में हम लोगों ने देखा था कि सामान्यतः इंद्रधनुष जो होता है वो किसके कारण बनता है?
प्यारे विद्यार्थियों, परावर्तन में तो आप सभी को पता होता है कि भाई एक प्रकाश की किरण होता है जो कि किसी अपारदर्शी सतह से टकरा करके पुनः चली जाती है। इसमें कोई इंद्रधनुष का ये कोई रीजन नहीं है। अपवर्तन में भी हमने देखा था कि कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश तरंग का माध्यम की सतह पर विचलित होने की घटना को या फिर अभिलंब की ओर झुकने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई हम लोग कहते हैं अपवर्तन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश तरंग की कौन सी घटना है, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। जैसे आकाश के रंग का नीला रंग क्या होता है, तो वो प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। जैसे कि प्रकाश तरंग का जो है धूल मिट्टी के कणों से टकरा करके फैलने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रकीर्णन कहेंगे। तो ये भी नहीं कहे, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाता है, डी, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन। और इसको हम लोग जो है और किस नाम से भी जान सकते हैं, आई बात समझ, परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक है भाई, शाबाश, चलो ठीक है, आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन के किस नियम से हमारे बल की परिभाषा आती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा हमने देखा था कि ओके चलो, हमने ये देखा था कि भाई बल के द्वितीयक, जो बल का न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम से हमें ये पता चला था, दूसरा ये जो रूल्स था, उस रूल से हमें जो बल का जो सूत्र है यानी कि F = ma, ये हम लोगों को न्यूटन के दूसरे नियम से इसका व्यंजक प्राप्त हुआ था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल की परिभाषा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने प्रथम नियम में ही आ गई थी, इसलिए हम लोग न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है बल की परिभाषा के रूप में जानते हैं। और न्यूटन के जो है बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त हुआ, तो हम लोग कहते हैं भाई अपने द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। चलो आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गैमेक्सिन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके यौगिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, मान लो कि ये चीजें तो आपने कभी देखी नहीं है और मैंने हालांकि मैं इन चीजों के बारे में बता चुका हूं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, कई बार हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये चीज है। और कैल्शियम इसका ये प्राप्त कैसे होता है, तो भाई ये चीज हमने देखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ये करते हैं तो हमारे पास में ये चीजें प्राप्त होती है। कौन सी चीज, OH2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में भिगोने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे बुझा हुआ चूना है, और बुझे हुए चूने पर से सामान्यतः जो है वो पीले रंग की गैस क्लोरीन को प्रवाहित करने पर जो है वो हमें क्या प्राप्त होती है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अब मुझे ये बता दीजिए इनमें से जो है ये किसका जो है यौगिक है, किसके यौगिक हो सकते हैं। तो आपको पता ही यहीं से एक फॉर्मूले से पता चल जाता है कि किसका यौगिक हो सकता है। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो जल्दी से आंसर दो भाई। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्लीचिंग पाउडर में ये क्या है, क्लोरीन है ना। यहां पर देखो अपने ऑप्शन में और कुछ नहीं दिए रखा है, ये क्लोरीन का ये दे रखा है, तो ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। तो सीधी सी बात है ये किसका हो जाएगा, क्लोरीन का यौगिक हो जाएगा। नाइट्रोजन है नहीं, सल्फर है नहीं, फास्फोरस है नहीं, सीधी सी बात है। तो एक ही तो चीज है अपने पास में। ओके यस, आगे चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। सबसे कम चालक कौन है भाई, ये चीज बताओ, सबसे कम चालक। तो भाई इस क्वेश्चंस को भी हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो चांदी जो है वो विद्युत की जो है सर्वाधिक सुचालक है, सर्वाधिक सुचालक, आई बात समझ में, सुचालक कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक कौन सी है, तो वो चांदी है। तांबा, सीसा एंड पारा जो है आपको पता है, पारा जो है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। और पहली बात तो ये कि भाई चांदी, तांबा, सीसा एंड पारा ये तीनों तो क्या है, धातुएं हैं, चारों क्या है, धातुएं हैं, बराबर ना।
अब चारों में से एक ये है सीसा, जिसके अंतर्गत जो है ये विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। ये बात ध्यान में रखनी। और अगर ये विद्युत का कुचालक है तो सीधी सी बात है उष्मा का भी ये जो है कम चालक ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चांदी, तांबा और पारा, इसमें विद्युत का क्या होती है, सुचालक है तीनों ही, और इसलिए ये उष्मा का भी सुचालक होगी। ओके, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, लेकिन एकमात्र धातु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सीसा। सीसा जो है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए उष्मा का भी ये कुचालक हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये चीज अपने ध्यान में रखनी है, बराबर। चलो आगे चले भाई। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 12, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? लो भाई, किसके ऑक्साइड है भाई? कॉपर, टिन, आयरन एंड एल्यूमिनियम, किसके ऑक्साइड हो सकते हैं भाई? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। माणिक्य और नीलम जो है वो किसके ऑक्साइड है? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, शाबाश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बराबर ना। शाबाश। माणिक्य नीलम जो है वो किसके ऑक्साइड है भाई? जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। कॉपर, टीन, आयरन एंड एल्यूमिनियम किसका हो सकता है? जल्दी से आंसर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले भी पढ़ा है कि माणिक्य और नीलम जो होता है वो सामान्यतः एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर ना। कॉपर, टेन एंड आयरन का नहीं है, बल्कि किसका है? एल्यूमिनियम का है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि माणिक्य और नीलम जो है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, राइट भाई। चलो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, तब उसमें आया था कि वह कौन सा तत्व है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है, सर्वाधिक विद्युत ऋणता पाई जाती है। तो भाई बताइए, जल्दी बताइए। फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वो तत्व जो है वो हैलोजन समूह में से है। अब आप देख लीजिए, हैलोजन समूह में से इसका आंसर जो है वो हैलोजन समूह में से, अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से हैलोजन समूह के कितने हैं? तो हैलोजन समूह के ओनली फॉर इसमें इस ऑप्शन में जो है अपने दो ही है। अब देख लो भाई, दो है, ठीक है। तो अब तो बस, अब तो आंसर बिल्कुल सटीक आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ना हेलोजन समूह में कितने होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सारे जो है हेलोजन समूह में आते हैं। तो ये रहा फ्लोरीन एंड क्लोरीन। बाकी सोडियम हेलोजन समूह में नहीं आता है, ऑक्सीजन हेलोजन समूह में नहीं आता है, बराबर ना। तो अब भाई सीधी सी बात है कि ये अपने ये फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक जो है फ्लोरीन में होती है, बराबर ना। ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट। यस, आगे चले। अपने आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 14। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्षता, परमाणु भार या अणु भार? तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो आंसर दो।
शाबाश, बहुत अच्छा। ए आंसर आ रहा है सबका, है ना, ए बी। चलो वेरी गुड। तो भी सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर हो जाएगा, यानी वाष्प घनत्व, यानी ए नंबर ऑप्शन, बराबर ना। ओके, ये पहले भी बता चुका हूं कि भाई किसी तत्व के तुल्यांक भार तथा संयोजकता का गुणनफल जो है वो वाष्प घनत्व के बराबर होता है। चलो ठीक है, आगे चले अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास में। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोर या रॉन्टेंजन? तो जल्दी से आंसर दो भाई, न्यूट्रॉन की खोज के लिए। तो भाई इसमें आपको डायरेक्टली बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बस वो नोबेल पुरस्कार भी तो उसी को ही मिलेगा, सीधी सी बात है। जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके यस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी, सन 1932 में की थी। ये चीज ध्यान में रखनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके यस। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अपन आज की क्लास के अपने जो 15 क्वेश्चन है 15 वो कंप्लीट होते हैं, और कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद एंड